Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो वीडियो है वो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा और द फर्स्ट BHMS मतलब कि उनका जितने भी सब्जेक्ट्स थे एनाटमी देन फार्मेसी ऑर्गेनॉन मटीरिया सबके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियोस बना रखे हैं. सो अगर आपने अभी तक वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं देन प्लीज़ जाकर देख लेना. वो आपको ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं. ठीक है, तो उन वीडियोस के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उसी तरीके से इस वीडियो में भी मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके जो पेपर वगैरह होने वाले हैं, प्रैक्टिकल वगैरह किस तरीके से होने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन रिलेटेड विद द फिजियोलॉजी. ठीक है, लास्टली मैंने एनएट के लिए वीडियो डाला था, देन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई फिजियोलॉजी के भी लिए वीडियो बनाओ, बट थोड़ा सा मेरा हेक्टिक शेड्यूल था तब, और इसलिए मैंने जल्दी से टाइम निकाल कर अभी बनाया है वीडियो. ओके, तो सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. तो ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर मैंने जो आपकी यूनिवर्सिटी की रिटर्न एग्जाम होती है उसके बारे में भी बताया है और जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है उसके बारे में भी बताया है. ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी की रिटर्न एग्जाम होती है, ना कि जो हमारी वो आपके सेमेस्टर्स होने वाले हैं उसकी बात नहीं करने वाली हूँ मैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात करने वाली हूँ. ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको फिजियोलॉजी के लिए 2 पेपर्स देने होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. ईच पेपर के कितने मार्क्स होते हैं? 100 मार्क्स. ठीक है, तो अब ये 100 मार्क्स आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन द पेपर. ठीक है, तो पेपर के अंदर आपको 2 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. तो जो पहला एक सेक्शन है उसके अंदर लाइकवाइज की आपको एमसीक्यूज रहेंगे 10 मार्क्स के. दूसरा है आपको एसएक्यूज रहेंगे 50 मार्क्स के एंड एफएक्यूज रहेंगे, मीन्स फुल आंसर क्वेश्चन रहेंगे फॉर द 40 मार्क्स. ठीक है, तो टोटल आपके हो जाते हैं 100 मार्क्स. ठीक है, तो इस तरीके से हाफ एमसीक्यू आपको सेक्शन ए में रहेंगे, हाफ एमसीक्यू आपको सेक्शन बी में रहेंगे, सेम फॉर द एसएक्यू एंड सेम फॉर द एफएक्यू. अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में. तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपको होती है 100 मार्क्स की. ठीक है, एंड फर्दर दूसरे जो 100 मार्क्स होते हैं वो आपको वाइवा के अंदर से और इंटरनल असेसमेंट में से मिलेंगे. तो टोटल जो आपका फिजियोलॉजी के जो मार्क्स रहेंगे आपके जो लास्ट में रिजल्ट निकलेगा उसके अंदर, तो ये जो रिटर्न एग्जाम के आपके 200 मार्क्स हो गए एंड जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम कह लो या फिर तो वाइवा कुछ भी कह लो, तो उसके टोटल मार्क आपके होते हैं 200. दैट मीन्स के 200 प्लस 200 दैट मीन्स 400. ठीक है, सेम जैसा कि आपको एनएट के अंदर रहता है. ठीक है, तो अब बात करती हूँ मैं सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में. ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको क्या क्या होता है, एक तो आपको स्पॉटिंग दी जाएगी. उसके अंदर पर्टिकुलरली आपको जो भी आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स है वो कहेंगे कि भाई इसका यूजेस बताओ, या फिर तो कोई भी आपको जो आपने क्लिनिक लैब के अंदर जो सारी चीज़ें परफॉर्म की होंगी पहले वही आपको पूछा जाएगा. ठीक है, तो और कभी कभी क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ लेते हैं बिकॉज कि उनको 100 मार्क्स देने होते हैं. ठीक है, और इसी के अंदर आपकी जो जर्नल्स वगैरह होती हैं उसके भी मार्क्स इंक्लूडेड रहते हैं. तो इस पर्टिकुलर चीज़ के मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए. सो देयर इज फर्स्ट थिंग हीमेटोलॉजी. सो हीमेटोलॉजी में आप कौन से जो लैब के अंदर जाकर करते हो विच इज़ बीटीसीटी एंड हीमोग्लोबिन असेसमेंट वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पूछते हैं, करवाते हैं आपसे. सेकेंड थिंग विच इज़ बायोकेमिस्ट्री. सो बायोकेमिस्ट्री में भी मुझे इतना ज़्यादा ख्याल नहीं है, लेकिन आपको कुछ बताने के लिए कुछ बनाकर बताने के लिए बोलेंगे. ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो कॉलेजेस हैं वो बायोकेमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है. ठीक है, फ्रेंकली स्पीकिंग. सेकेंड थिंग विच इज़ अ क्लिनिकल फिजियोलॉजी. सो क्लिनिकल फिजियोलॉजी में क्या आएगा कि आपको लाइक साइनोसिस है, लाइक एरिथमिया है, लाइक पल्सेस के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई पल्सेस आप किस तरीके से चेक करोगे, बीपी आप किस तरीके से चेक करोगे. ठीक है, तो इस तरीके से क्लिनिकल फिजियोलॉजी के कुछ आपको 20 मार्क्स है. स्पोर्टिंग जो मैंने आपको बताई कि स्पोर्टिंग आपको दी जाएगी, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे होंगे देन यू कैन आइडेंटिफाई दैट एंड उसके जो यूजेस लिखने होते हैं वो लिखोगे. सेकेंड थिंग जनरल के आपको यहाँ पर सिर्फ 10 मार्क्स दिए गए हैं. जब हम पढ़ते थे तब हमें जनरल्स के
50 मार्क्स दिए जाते थे, ठीक है, तो आपको सिर्फ 10 मार्क्स से दिए गए हैं अभी जनरल्स के। तो जो भी रिस्पेक्टेड मैंने चीज़ें बताई हैं उनके मार्क्स मैंने उसके बाजू में लिखे हुए हैं। सेकेंड थिंग, वाइवा जो आपका होगा, वाइवा के टोटल 80 मार्क्स होते हैं और उसके अंदर से भी एक आपका होता है एक्सटर्नल का वाइवा, दूसरा होता है इंटरनल का वाइवा। इंटरनल का वाइवा जो आपके टीचर्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, वो आपको आपका वाइवा लेंगे, जिनके आई थिंक 40 मार्क्स होते हैं। एंड जो बाहर से एक्सटर्नल आएंगे, एक्सटर्नल सौ टीचर वगैरह जो आते हैं, उनके 40 मार्क्स रहेंगे, वो भी आपका वाइवा लेंगे, तो आपके 2 बार वाइवा होंगे, ठीक है। दूसरा है इंटरनल असेसमेंट, जो कि अभी नया आया है। तो इंटरनल असेसमेंट के अंदर जो आपने अभी तक के फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम की एग्जाम जो दी है, उसके रिलेटेड आपके जो भी टीचर वगैरह है या फिर तो जो भी आपके कॉलेज है, उस तरीके से आपको मार्क्स देगी आउट ऑफ 20, ठीक है। तो ये हो गई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अब हम जो मेन हमारा टॉपिक है, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर तो थ्योरी पेपर है, तो उसके अंदर पेपर वाइज आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कौन सी सिस्टम कौन से पेपर में आएगी, बिकॉज कि मोस्ट ऑफली बच्चों को यही पता नहीं होता है कि कौन सी सिस्टम कौन से पेपर के अंदर पूछी जाएगी, ठीक है। तो जो पेपर 1 है उसके अंदर आपको जनरल फिजियोलॉजी एंड बायोफिजिक्स एंड साइंस एंड बॉडी फ्लूइड, इम्यून सिस्टम, सीवीएस आपको पूछा जाएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपको रीनल किडनी के बारे में पूछा जाएगा, स्किन एंड नर्व मसल फिजियोलॉजी सिस्टम, ठीक है। तो इतनी सिस्टम्स आपके पेपर 1 के अंदर रहेगी, जबकि पेपर 2 के अंदर बहुत कम लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है, which is endocrine and CNS, which is central nervous system, digestive system, reproductive, special senses and biochemistry, ठीक है। और इनके जो हर एक सिस्टम को अलग अलग वेटेज है, ठीक है। तो वो वेटेज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइक कि जो जनरल फिजियोलॉजी है उसके 7 मार्क्स हैं और उसके अंदर से आपको सिर्फ एमसीक्यूज एंड एसएक्यू पूछे जाएंगे, देयर इज नो एलएक्यू, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको आपकी पढ़ाई करनी है कि भाई ऐसे एसएक्यू किसका पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किसके पूछे जा सकते हैं। तो सेम ही अगर आपको जनरल फिजियोलॉजी के अंदर कोई बड़ा बड़ा सा टॉपिक दिया जा रहा है, तो वो ऑफ कोर्स आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं पढ़ना। जो पूरी फिजियोलॉजी है, एनाटमी है, वो तो आपको थोरोली पढ़नी ही है, लेकिन एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ना है वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई बैठ गए पूरा जो हम सेम्बुलिंगम यूज करते हैं तो सेम्बुलिंगम या फिर तो दूसरी कोई भी बुक यूज करते हो पूरी बुक आपने पढ़ डाली, तो इसका कोई मतलब नहीं है, जबकि आपके पेपर के अंदर आपका जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। दूसरा हमारे पास है बायोफिजिक्स साइंस, जो कि अगेन 7 मार्क्स का ही है और अगेन उसके अंदर से एमसीक्यू एंड एसएक्यू भी आएंगे। अब मेन जो आपके सिस्टम्स है वो आते हैं फॉर द पेपर 1, जो कि है बॉडी फ्लूइड एंड इम्यून मैकेनिज्म, जिसके पास आपके हैं 16 मार्क्स। तो उसके अंदर से एमसीक्यू भी पूछेंगे, एसएक्यू भी एक आध पूछ सकते हैं और एलएक्यू पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि 4 एलएक्यू दिए गए हैं 4 सिस्टम्स में से। तो ऐसा होता है कि और के अंदर दिए जाते हैं। तो सपोज कि आपको एक बॉडी फ्लूइड या फिर तो इम्यून मैकेनिज्म वाला कोई एलएक्यू आपको अच्छे से आ रहा है, आपके पास अगर अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ कि अगर आपको बॉडी फ्लूइड एंड इम्यून मैकेनिज्म वाला जो चैप्टर है, मैं आपको आगे से उसके क्वेश्चंस बताऊंगी। तो अगर वो क्वेश्चंस, वो आंसर्स आपको अच्छे से आ रहे हैं, तो आप सीवीएस है या फिर तो रेसिपी है या फिर तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो उसके अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से नहीं आ रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि ये चारों में से आपको एलएक्यू पूछे जाएंगे। तो आपको कोई भी 2 सिस्टम बहुत अच्छे से करके जानी है, ठीक है। ओके, सो सेम थिंग आपको सीवीएस के अंदर भी रहेगी, सेम थिंग रेसिपी के अंदर भी और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर भी। सेकेंड है स्किन के अंदर, तो उसके अंदर 11 मार्क्स है, स्टिल देयर इज एमसीक्यू एंड एसएक्यू। तो समझ सकते हो कि इसके एमसीक्यू ज्यादा होंगे, राइट। या फिर तो इसके अंदर एसएक्यू भी आपको और में पूछे जाते हैं, तो होपफुली कि आपको 2 एसएक्यू सिर्फ स्किन में से पूछे जाएं, ठीक है। दूसरा है नर्व मसल फिजियोलॉजी। सो नर्व मसल फिजियोलॉजी के अंदर भी सेम चीज है और प्लस उसके अंदर एसएक्यू भी बहुत अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे।
सेकंड बात करेंगे, सेकंड पेपर की बात करेंगे तो उसके अंदर भी आपको सेम चीज यहाँ पर देख सकते हो कि 4 सिस्टम्स ऐसी हैं जिसके अंदर से आपको LAQ पूछा जाने वाला है। तो इसके अंदर से कोई 2 सिस्टम अच्छे से पक्की करके जाना है आपको, राइट। तो उसके अंदर है एंडोक्राइन सिस्टम जिसको कि 21 मार्क्स मिले हैं, और रेस्ट ऑफ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां तक सबको 21 मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सिर्फ 17 मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी के जो आपके फर्स्ट सेकंड सेम के पेपर्स हैं तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि जो यूनिवर्सिटी का पेपर है वो किस तरीके से निकलेगा। तो अगर आपके जो टीचर्स वगैरह हैं उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा नहीं पूछते हैं, तो हो सकता है कि वो LAQ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना पूछे, या फिर तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक LAQ ही पूछा जाता है और रेस्ट ऑफ ना ही कोई MCQ है ना ही कोई SAQ है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। सेकेंड, स्पेशल साइंसेस के लिए आपको 12 मार्क्स मिले हैं जिसमें से MCQ एंड SAQ पूछे जाएंगे, और बायोकेमिस्ट्री को सिर्फ 8 मार्क्स हैं एंड देयर इज ओनली MCQ एंड SAQ, जो कि मैंने आपको आगे समझाया कि मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉलेजेस होती हैं वो ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री के ऊपर ध्यान नहीं देती, और बायोकेमिस्ट्री में ऐसे जो टॉपिक्स भी ऐसे हैं जो कि आपके या तो डाइजेस्टिव में आ जाएंगे या फिर तो दूसरे किसी भी सिस्टम के अंदर आ ही जाते हैं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे मेन जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, पूरे जो सिस्टम वाइज मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं अपने तरीके से नहीं बता रही हूँ, ये जो सारे क्वेश्चंस इटसेल्फ हैं वो भी मैंने जो NCH ने आपकी सिलेबस डाला है वहाँ पर ही ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट वन इज जनरल फिजियोलॉजी। सो जनरल फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले डिफाइन द फिजियोलॉजी, ये आपको एक वाइवा का क्वेश्चन देता है, या फिर तो आपको MCQ पूछा जाता है कि आपको फिजियोलॉजी की एटलीस्ट डेफिनेशन आनी चाहिए। होम्योस्टेसिस आपको SAQ में पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, और सेल के साथ साथ उसके जो ऑर्गेनिल्स उसके अंदर होते हैं वो भी, तो ये भी आपको SAQ में पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग विच इज एक्सप्लेन द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये दोनों साथ में भी आपको पूछ सकते हैं या फिर तो अलग अलग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पूछेंगे तो लाइक ऐसे पूछ सकते हैं कि सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बताओ, तो देयर इज SAQ, और साथ में इस तरीके से पूछेंगे कि डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो वो भी SAQ का ही क्वेश्चन बनता है। सेकेंड थिंग देयर इज अ बायोफिजिक्स एंड साइंस, बायोफिजिक्स साइंस, तो उसके अंदर है एक्सप्लेन द नर्व एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो नर्व एक्शन पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, विथ उसका बहुत अच्छा डायग्राम भी शंभुलिंगम में दिया हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये बता दूं कि यहाँ पर एक ये बायोफिजिक्स साइंस एंड आई थिंक ब्लड बॉडी फ्लूइड जो है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती है। आई थिंक देयर इज अ स्किन आल्सो एंड द मसल फिजियोलॉजी, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें इनके अंदर ही आ जाती है। तो जैसे कि आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एक सिंपल एक नर्व का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स हैं। सिंपल आपको ये भी पूछ सकते हैं कि एक मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो वो भी आपको आना चाहिए, बिकॉज कि ये हम बायो में भी पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो बायो में भी हमें पता है कि कैसे होता है ये सब। सेकेंड थिंग विच इज अ डिस्कस एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी, तो वो भी SAQ का क्वेश्चन हो सकता है। एंड बफर सिस्टम सेम थिंग SAQ का क्वेश्चन हो सकता है। बॉडी फ्लूइड एंड इम्यून मैकेनिज्म, यहाँ से थोड़ा सा हार्ड चीज़ें शुरू होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है अभी। फर्स्ट इज अ लेयर ऑफ द स्किन, जो कि मैंने कहा कि स्किन वाला इन दोनों में से किसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर है एक तो लेयर ऑफ द स्किन, मतलब कि सिर्फ आपको क्या बताना है कि स्किन बतानी है, एक तो अच्छे से स्किन को डिफाइन वगैरह करना है। सेकेंड थिंग है लेयर्स ऑफ द स्किन बतानी है, अच्छे से डायग्राम बनाना है उसका, और उसके फंक्शंस बताने हैं, ठीक है, कि स्किन के फंक्शंस क्या होते हैं। और अगर आपको याद रह रहा है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर याद रह रहा है तो आप उसका थोड़े बहुत जो डिजीज़ के नाम होते हैं वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके क्या होता है कि इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। सेकेंड थिंग विच इज़ डिफाइन द न्यूरॉन,
एंड क्लासीफाई द न्यूरॉन्स। ठीक है, जो मैंने आपको आगे कहा कि सिर्फ एक नर्व का या फिर तो सिर्फ एक न्यूरॉन का आपको स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, देन उसका क्लासिफिकेशन वगैरह चीज़ें पूछ सकते हैं। न्यूरोग्लिया के बारे में भी सेम चीज़ आएगी कि उसको बताना है कि वो क्या होता है, देन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कहाँ पर होते हैं। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल सेम चीज़ जो यहाँ पर मैंने बोली थी, नर्व एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आ गया देयर इज नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी के अंदर यही टॉपिक आएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और ये सारे टॉपिक्स किसमें आएंगे, शॉर्ट नोट में आएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे देयर इज अ बॉडी फ्लूइड एंड इम्यून सिस्टम। यहाँ से थोड़ी सी नई चीज़ें आपको मिलेंगी। सो देयर इज अ कॉम्पोनेंट कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको ब्लड के बारे में सब कुछ एक तो पता होना चाहिए, ये आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं। सीरम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है सीरम का। सेकेंड थिंग आएगी फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो सबसे पहले आपको तो प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है वो बताना है, देन उसके बाद आप बताओगे कि ईच प्लाज्मा प्रोटीन का क्या फंक्शन है। ठीक है, दूसरी चीज़ है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या क्या आता है, एक तो आपने बताना है कि वो कहाँ पर होता है, दूसरी चीज़ आपको बतानी है कि उसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, कितने टाइप्स के हीमोग्लोबिन वगैरह होते हैं और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लाइन वाइज सेम्बुलिंगम जो बुक है उसके अंदर दी गई है। सेकेंड थिंग है एरिथ्रोपोइसिस, विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फुल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फुल क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो एक चार्ट वगैरह बना हुआ है जो कि है पूरा, आपको ल्यूकोसाइट्स आपके किस तरीके से बनते हैं, प्लेटलेट्स आपके किस तरीके से बनते हैं, और उसी के साथ साथ जो सेल्स हैं उसका भी आपको एक चार्ट बनाकर दिया गया है उसी बुक के अंदर कि भाई जो ब्लड है उसके अंदर इतने टाइप के हमारे पास ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, कभी कभार जो वाइवा है उसके अंदर पूछ लेते हैं। सेकेंड थिंग विच इज़ एनीमिया। तो एनीमिया के रिलेटेड आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपके जो एमसीक्यूज हैं उसके अंदर एनीमिया पूछ सकते हैं। एनीमिया की आई थिंक डेफिनेशन पूछ सकते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस पूछ सकते हैं, या फिर तो आपको उसके जो टाइप्स हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर ऊपर से थोड़ा सा एनीमिया पढ़ लेना। सेकेंड थिंग विच इज़ ए फिगोसाइटोसिस। फिगोसाइटोसिस कई बार जो शॉर्ट नोट है उसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, सेकेंड थिंग विच इज़ थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बोपोएसिस भी सेम थिंग एनीमिया की तरह ही आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, सेकेंड थिंग विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ द कोएगुलेशन। कोएगुलेशन की प्रोसेस और कोएगुलेशन के जो फैक्टर्स हैं या फिर तो ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स हैं 13, वो आपको हमेशा पता होने ही चाहिए। ठीक है, तो इस जो सारी है वो बेसिक चीज़ें हैं। तो जो एग्जामिनर है आपके सामने वाइवा के अंदर भी, तो वो आपसे इतना एक्सपेक्ट करेगा कि आपको बेसिक चीज़ें आती होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग विच इज़ अ ब्लड ग्रुप। सो ब्लड ग्रुप के ऊपर कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, आई थिंक फुल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको बताने हैं कि पहले किस तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, और अभी हम जो ABO ब्लड ग्रुप जो है उसके ऊपर हम काम करते हैं, या फिर तो वो ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरा आपको RH के बारे में बताना है, और तीसरा आपको ये बताना है कि कौन से ब्लड ग्रुप के लोग किसको ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, और कौन नहीं दे सकते, इतना आपको ख्याल होना चाहिए। सेकेंड थिंग विच इज़ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के अंदर सारी चीज़ें आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, MCQ या फिर तो वाइवा के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी का एक शॉर्ट नोट बनता है, तो वो आपको अच्छे से लाइन वाइज पता होना चाहिए। सेकेंड सिस्टम के ऊपर जाएंगे विच इज़ अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, CVS। सो CVS के अंदर कार्डियक साइकिल इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। हमेशा इसका एक क्वेश्चन तो होता ही होता है जो कि फुल क्वेश्चन होता है। ठीक है, ECG आपको पूछ सकते हैं फॉर द शॉर्ट नोट के अंदर, ये पूछा जाता है। हार्ट साउंड्स आपको शॉर्ट नोट के अंदर पूछे जाते हैं, प्लस वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं। एरिथमियाज आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट के अंदर आपको एरिथमियाज और उसके टाइप्स पूछे जाते हैं, और कभी कभार अगर कोई वाइवा के अंदर कोई बहुत खड़ूस वाला आपका एग्जामिनर आ जाता है, तो वह आपको एरिथमिया के जो टाइप्स हैं वो भी पूछ सकते हैं। कार्डियक आउटपुट भी आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो उसका सारा कैलकुलेशन वगैरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग विच इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फर्स्ट देखो, ये कार्डियक हो गया, ठीक है, दूसरा रेस्पी हो गया। तो ये कैसे है कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गन आता है,
तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो एनेट में एग्जाम्स होंगे उसके अंदर आपको सपोज कि हार्ट पूछा गया है तो कार्डियक साइकिल पूछा जाएगा, या फिर तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। प्लस आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई कार्डिया के अंदर हार्ट आपको एनेट के एक पेपर के अंदर पूछ लिया तो आपको रेसिपी के अंदर से फिर क्वेश्चंस होते हैं फिजियोलॉजी के अंदर, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और दूसरी चीज की कार्डियक है, रेस्पी है, किडनी है, डाइजेस्टिव है, तो उसकी सारे ऑर्गन्स के जो बेसिक थिंग है वो आपको पता होने चाहिए। एक तो वो कहाँ पर है, दूसरी चीज की उसके लेयर्स कितने हैं, तीसरी चीज को उसका फंक्शन कौन सा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। तो ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री आपको एनेट में भी आएगा, यहाँ पर भी आ सकता है। प्लस यहाँ पर आपको क्या है कि अच्छे से डायग्राम बनाकर 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, मतलब कि शॉर्ट नोट के अंदर पूछ सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। तो इसके अंदर इंस्पायरेशन अलग से भी पूछ सकते हैं, एक्सपायरेशन अलग से भी पूछ सकते हैं, दोनों साथ में भी पूछ सकते हैं। अगर दोनों साथ में पूछेंगे तो फुल मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, अलग अलग पूछेंगे तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको जो सारी चीज़ें हैं, सारी मूवमेंट्स हैं, सारी जो इंस्पायरेशन के अंदर मसल्स वगैरह यूज होती हैं वो सारी भी लिखनी है। लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट बन सकती है इसकी, इसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इवन तो उसके बाद भी आप फर्स्ट ईयर के बाद भी जब भी आपको ये सारी चीज़ें क्या है कि क्लिनिक में भी काम में आएगी, पल्सेस वगैरह चेक करना, बीपी वगैरह चेक करना, एरिथमियाज वगैरह पता होना, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। दूसरा है कार्डियक के अंदर ये जो ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया एंड व्हाट इज हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली इसके वर्ड मीनिंग्स वगैरह और जो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वाइवा में पूछते हैं। सेकेंड थिंग सरफेस टेंशन इन द लंग, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसी के साथ साथ लंग सर्फेक्टेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फुल मार्क्स क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट फुल मार्क्स क्वेश्चन, नर्वस रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन फुल मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें बहुत अच्छे से शंभुलिंगम में दी गई है। मैं खुद शंभुलिंगम में यूज़ करती थी इसलिए मुझे याद है। सेकेंड में विच इज एस्फेक्जिया भी फुल मार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन वाइवा में भी पूछते हैं इसका, और अभी आपके जो एमसीक्यूज है उसमें भी पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग हाइपोक्सिया सेम चीज एस्फिक्सिया के तरीके से हाइपोक्सिया भी पूछ सकते हैं। साइनोसिस का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपको वाइवा में जरूर पूछ सकते हैं, और एमसीक्यू भी जरूर कोई एक ऐसा आ सकता है कि भाई व्हाट इज द साइनोसिस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए साइनोसिस क्या होता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मीन्स इंक्यूबेशन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी शॉर्ट नोट बनता है, ओके। दूसरा है पेपर 2 के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि मैंने बोला था कि इसके अंदर किडनी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल नेफ्रॉन्स कितने टाइप के होते हैं, नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेफ्रॉन्स के अंदर पार्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन से सेल्स यूज होते हैं पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये आई थिंक ये जो है आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। फंक्शंस ऑफ किडनी शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस शॉर्ट नोट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फुल मार्क्स क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको सारे जो उसके फेजेस हैं वो बताना है। मिचुरेशन भी फुल मार्क्स क्वेश्चन है आई थिंक। सेकेंड थिंग है यूरिन कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म, ये यूरिन फॉर्मेशन के साथ भी पूछ सकते हैं या फिर तो अलग से भी पूछ सकते हैं, फुल मार्क्स क्वेश्चन बनता है इसका। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजियोटेंसिन सिस्टम 5 मार्क्स का और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी है ये, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन सिस्टम है, उसके ऊपर से आपको हाइपरटेंशन का थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR भी आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, बायो में भी आता था ये, तो
आपको इजीली याद रह जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट येट बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक बार पढ़ना ज़रूर इन सारी चीज़ों को। पेपर 2 के ऊपर चलते हैं। तो पेपर 2 के अंदर फर्स्ट सिस्टम है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। तो उसके अंदर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, आपको पूरा चार्ट पता होना चाहिए। पिट्यूटरी कौन से हार्मोन्स को रिलीज करती है, पर्टिकुलरली एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई रैंडमली भी पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग है कि सबके जो सारे हॉर्मोन्स हैं उनके नाम आपको एक तो पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, उनके फंक्शंस कहाँ पर है, सिंपली कहाँ पर है, कौन से ऑर्गन के ऊपर है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स और उसके फंक्शंस बताओ, ठीक है। तो वो रिस्पेक्टिव जो आई थिंक 5 या 6 हैं वो आपको बताना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए अगर क्वेश्चन बनता है, आई थिंक उसका अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों के साथ में अगर क्वेश्चन बनता है तो फुल मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ग्रोथ हार्मोन जो कि शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, कभी कभार फुल मार्क्स में भी कोई पूछ लेते हैं, तो आपको सब बताना है ग्रोथ हार्मोन के बारे में। सेकेंड थिंग है थायराइड। थायराइड की जो TSH है, T3 है, T4 है, वो किस तरीके से बनते हैं, वो उनका एक्शन कहाँ पर है, उनका फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एड्रिनल कॉर्टेक्स, और इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। रेस्ट ऑफ इसके अंदर से जो जो सारे हार्मोन्स निकलते हैं वो आपको पता होना है। सेकेंड थिंग पैनक्रियाटिक हार्मोन, पर्टिकुलरली इंसुलिन, ठीक है। एंड पीनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर से कौन सा हार्मोन निकलता है और उसका फंक्शन क्या है, ये पता होना चाहिए। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा सा है और लाइक बुक में मतलब कि बहुत बड़ा सा दिया हुआ है, और मैं जब पढ़ती थी तब मुझे तो डर लगता था इसको पढ़ने से, बिकॉज कि जल्दी से ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ पढ़ना है, सारी चीज़ें मतलब कि एग्ज़ाम में पूछते हैं, बिकॉज कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो CNS जो है, मैंने एनेट में भी बताया था, फिजियोलॉजी में भी बता रही हूँ कि बहुत बड़ा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है, रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन विच इज क्लासीफाई द नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड थिंग है रिफ्लेक्स आर्क, जो कि आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। न्यूरो ट्रांसमीटर्स, पर्टिकुलरली डोपामाइन, जो कि शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। सेंसरी ट्रैक, स्पाइनल कॉर्ड के जो भी सारे ट्रैक्स हैं, ठीक है, मोटर ट्रैक्स हैं, सेंसरी ट्रैक्स हैं, आपको सारे आने चाहिए। गोल एंड बटाच। एंड सेकेंड थिंग, मोटर वाला जो बड़ा सा है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाला, वो आपको पता होना ही चाहिए। इन दोनों में से कोई एक तो आता ही है फुल मार्क्स के अंदर। वेस्टिबुलर अपरेटस, तो ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लिम्बिक सिस्टम भी शॉर्ट नोट में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलामस भी पूछा जाता है शॉर्ट नोट में ही। स्लीप कभी कभार पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। सेम वे स्पीच भी, ठीक है। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, स्लीप का क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, मज़ा आता है पढ़ने में, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग विच इज सलाइवा। तो सलाइवा के साथ साथ आपको ये भी मेंशन करना है कि सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी है, सलाइवा का कंपोनेंट क्या है और सलाइवा का फंक्शन कहाँ पर है, ठीक है। सेकेंड थिंग है मैकेनिज्म ऑफ द सलाइवरी सिक्रीशन, ठीक है। तो जो नर्वस मैकेनिज्म है सलाइवरी सिक्रीशन का, वो आपको लिखना है। सेकेंड थिंग विच इज अ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस मतलब कि जो HCl वगैरह तो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, स्टमक के अंदर कौन कौन से जो सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं, पूरा मैकेनिज्म क्या रहता है स्टमक के अंदर। या फिर तो एक गैस्ट्रिक जूस का भी इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द डिटेल अबाउट द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये सब लिखना है, ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन है। रेस्ट ऑफ भी फुल मार्क्स के क्वेश्चन ही है। पेनक्रियाटिक जूस, तो इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें लिखनी, ये भी फुल मार्क्स में पूछा जाता है। बाइल जो है वो शॉर्ट नोट है। रेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अगर अलग अलग पूछी गई हैं, मतलब इनका मेटाबॉलिज्म, ठीक है,
ये एब्जॉर्ब कहाँ से होते हैं, कहाँ पर इनका डाइजेशन होता है, इनका फंक्शन कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें। तो ये सेम चीज़ इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड विटामिन, ये सारी चीज़ें आपको बायोकेमिस्ट्री में भी सेम दी गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए बायोकेमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ अभी डाइजेस्टिव के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन अगर अलग अलग पूछे जाते हैं तो वो शॉर्ट नोट बनती है। अगर साथ में पूछे जाते हैं तो फुल मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको तीनों के तीनों करने ही है। अगर तीनों पूछे जाते हैं तो आपका अच्छे से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन जाएगा। अगर अलग अलग भी पूछे गए हैं, सपोज कि सिर्फ प्रोटीन ही पूछे गए हैं, तो आपको वो भी आता होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, विटामिन ज्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभार कोई ऐसा एग्जामिनर बैठता है तो वो विटामिन को फुल मार्क्स में भी पूछ लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफली मैंने देखा है तब तक तो शॉर्ट नोट ही पूछी जाती है। सेकेंड थिंग विच इज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या है कि अगर आपके एनएट के पेपर के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा गया है तो फिजियोलॉजी के पेपर के अंदर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखना भूल गई विच इज ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ओव्यूलेशन भी पूछा जाता है, ओके। ओव्यूलेशन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेम वे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो सारे ऑर्गन्स हैं, जो सारा उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ईच स्ट्रक्चर का जो फंक्शन क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ है ये। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन कहाँ पर होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस जो मैंने समझाया वो। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट फुल मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये हमेशा पूछा जाता है। एक है हमारा कार्डियक साइकिल पूछा जाता है, और उसके साथ साथ जो मैंने ये दो ट्रैक्स बताए वो पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग विच इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, आपको वाइवा के अंदर शायद पूछ सकते हैं या फिर तो एमसीक्यू के अंदर भी पूछ सकते हैं। लेक्टेशन का जो मैकेनिज्म है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, फुल मार्क्स का या फिर तो शॉर्ट नोट का क्वेश्चन बनता है। फर्टिलाइजेशन शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है, और ओव्यूलेशन जो मैंने अभी बताया उस तरीके से क्वेश्चन आता है। सेंसिस ऑर्गन या फिर तो स्पेशल सेंसिस के अंदर जो सारी हमारी स्पेशल सेंसिस है उनके पाथवेज या फिर तो उनका मैकेनिज्म, नर्वस मैकेनिज्म क्या होता है। लाइक ऑल्फेक्शन का तो बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन हियरिंग का पूछा जाता है, उसका मैकेनिज्म और विजुअल पाथवे, ठीक है। तो ये दोनों शॉर्ट नोट में पूछी जाती है, आई थिंक। सेकेंड थिंग विच इज द बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री के अंदर जैसे ये मैंने आगे बताया वो, प्लस लिपिड्स कौन से, मतलब एलडीएच हो गया, एचडीएच हो गया, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें पूछी जाती है। सेकेंड थिंग ग्लूकोजेनेसिस, जो कि हमें बहुत अच्छे से बायो में पढ़ाया गया है। मेटाबॉलिज्म सबका जो मैंने आगे समझाया इन तीनों का। एंड एमाइनो एसिड्स, एसेंशियल नॉन एसेंशियल इतने हैं, यहाँ से मिलते हैं वहां से मिलते हैं, ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो कि किस तरीके से और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर बता दिया। आई होप कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको कोई भी सजेशन होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, तो मुझे भी एक आइडिया आए कि आप लोगों को क्या देखना है, ठीक है। वरना मैं मेरे तरीके से वीडियोस बनाती हूँ और फिर वो आपको हेल्पफुल ही नहीं होते, वो आपको अभी हेल्पफुल नहीं होते, तो उसी तरीके से फिर मेरा जो वीडियो के व्यूज हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो आपको जो भी डाउट वगैरह होते हैं या फिर तो आपके सजेशंस वगैरह होते हैं, रिक्वेस्ट वगैरह होती है, तो हमेशा बताया करो मुझे, ठीक है। सो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।